हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो दोस्तों, पिछली क्लास के अंतर्गत हमने पढ़ा है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डीएनए की पैकेजिंग। डीएनए की पैकेजिंग से क्या तात्पर्य है? डीएनए की पैकेजिंग का मतलब होता है कि जो डीएनए होता है वो कोशिका के केंद्रक में किस प्रकार से व्यवस्थित होता है और किस प्रकार से व्यवस्थित होकर क्रोमेटिन तंतु और गुणसूत्र का निर्माण करता है। तो ये हम पढ़ने वाले हैं डीएनए की पैकेजिंग में। लेकिन इससे पहले यदि आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। तो दोस्तों, हमें पता है कि जो डीएनए होता है ये कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है और यदि हमें कोशिका का केंद्रक का आकार देखें, उसका व्यास देखें, तो एक कोशिका का केंद्रक होता है वो लगभग 10 की पावर -6 मीटर का इसका व्यास होता है या इसकी जो साइज होती है वो माइक्रोमीटर में होती है। और यदि एक प्रारूपिक कोशिका के अंदर हम देखें कि डीएनए कितना लंबा होता है या डीएनए की लंबाई कितनी होती है, तो दोस्तों जो डीएनए होता है उसमें दो नाइट्रोजनी क्षार युग्म होते हैं। इनके बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम अर्थात 3.4 गुणा 10 की पावर -10 मीटर। और एक प्रारूपिक कोशिका के अंदर कुल जो नाइट्रोजन क्षार युग्म पाए जाते हैं वो होते हैं लगभग 6.6 गुणा 10 की पावर 9। तो इतने क्षार युग्म पाए जाते हैं और दो के बीच की दूरी ये है। और यदि इनको हम कैलकुलेट करके निकालें तो एक कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जो डीएनए होता है उसकी लंबाई होती है लगभग 2.2 मीटर के आसपास लंबाई होती है। यदि हम केंद्र का आकार देखें तो वो होता है 10 की पावर -6 मीटर में और जो डीएनए की लंबाई होती है वो होती है 2.2 मीटर के आसपास। तो इतने छोटे से केंद्र के अंदर ये इतना बड़ा डीएनए का अणु किस प्रकार से व्यवस्थित होता है, इसी को कहा जाता है डीएनए की पैकेजिंग। तो हम देखने वाले हैं कि ये डीएनए किस प्रकार से व्यवस्थित रहता है। डीएनए की पैकेजिंग जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर एक प्रोटीन काम में आता है और जो प्रोटीन काम में आता है उस प्रोटीन को हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए की पैकेजिंग में एक प्रोटीन काम में आता है और इस प्रोटीन को कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन। यदि हम इस हिस्टोन प्रोटीन की विशेषताएं देखें तो एक तो ये क्षारीय प्रकृति का है और साथ में ये जो प्रोटीन है ये धनावेशित होता है। तो इस प्रोटीन की विशेषता है कि क्षारीय प्रकृति का है और धनावेशित होता है। इसके साथ साथ में जो ये हिस्टोन प्रोटीन होता है इसके 8 अणु आपस में व्यवस्थित होकर 8 अणु होते हैं वो आपस में व्यवस्थित होकर हिस्टोन अष्टक का निर्माण करते हैं। हिस्टोन अष्टक का निर्माण करते हैं। तो हिस्टोन अष्टक क्या होता है? जब हिस्टोन प्रोटीन के 8 अणु आपस में व्यवस्थित होकर एक बड़ी संरचना का निर्माण कर लेते हैं तो उसे कहा जाता है हिस्टोन अष्टक और ये हिस्टोन अष्टक धनावेशित होता है। यदि हम डीएनए के बारे में देखें तो डीएनए एक ऐसा अणु है जिसके ऊपर ऋणावेश पाया जाता है। कहने का मतलब डीएनए होता है वो ऋणावेशित होता है। हिस्टोन प्रोटीन वो धनावेशित है और डीएनए है वो ऋणावेशित है। तो ये धनावेशित और ऋणावेशित जो अणु होते हैं ये एक दूसरे के पास में आ जाते हैं और एक दूसरे से चिपक जाते हैं और चिपककर एक नई संरचना का निर्माण करते हैं। तो हम देखने वाले हैं कि वो कौन सी संरचना का निर्माण करते हैं। दोस्तों, यदि हम देखें तो ये है हिस्टोन अष्टक जिसके अंतर्गत 8 हिस्टोन प्रोटीन के अणु हैं और इसके बाद में इस हिस्टोन अष्टक के चारों ओर इस प्रकार से ये डीएनए है वो लिपट जाता है और जब ये डीएनए लिपट जाता है
तो इस हिस्टोन अष्टक और इस डीएनए को मिलाकर हम एक नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो जो न्यूक्लियोसोम होता है ये हिस्टोन अष्टक और डीएनए के मिलने से बना होता है। दोस्तों जो एक न्यूक्लियोसोम होता है इसके अंतर्गत जो डीएनए पाया जाता है उसकी लंबाई होती है यह इतनी होती है जिसमें लगभग 200 नाइट्रोजनी क्षार युग्म पाए जाते हैं। तो एक न्यूक्लियोसोम में इतना लंबा डीएनए होता है जिसमें 200 नाइट्रोजन क्षार युग्म पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से एक न्यूक्लियोसोम का निर्माण होता है। अब ये न्यूक्लियोसोम किस प्रकार से क्रोमेटिन तंतु के रूप में बदलेगा वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। दोस्तों यदि हम इस न्यूक्लियोसोम को क्रोमेटिन तंतु के रूप में देखें तो जो माइक्रोस्कोप से देखने पर हमें ऐसा दिखाई देता है कि एक माला हो और उस माला में कुछ मनके हों, तो उस मनकों के रूप में ये दिखाई देता है। जैसे एक माला हो और उस माला में ये जो न्यूक्लियोसोम होते हैं वो मनकों के रूप में दिखाई देते हैं। तो इस संरचना को जब ये न्यूक्लियोसोम होते हैं वो व्यवस्थित होकर एक तंतु का रूप ले लेते हैं, इसी को हम क्रोमेटिन तंतु कह देते हैं। तो क्रोमेटिन तंतु है वो बहुत सारे न्यूक्लियोसोम के जुड़ने से बनता है और यही क्रोमेटिन तंतु हैं वो हमें कोशिका के केंद्रक में दिखाई देते हैं, ये धागों के रूप में पड़े हुए रहते हैं। दोस्तों जब कोशिका विभाजन की अवस्था में आती है तो विभाजन के समय ये क्रोमेटिन तंतु होते हैं ये संघनित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर एक बड़ी संरचना का निर्माण कर लेते हैं, एक मोटी संरचना का निर्माण कर लेते हैं और उसको फिर हम क्या कह देते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से ये गुणसूत्र का निर्माण होता है। लेकिन जब ये गुणसूत्र का निर्माण होता है तो यहां पर कुछ अन्य प्रोटीन भी काम में आती हैं। जब गुणसूत्र का निर्माण होता है तो हिस्टोन प्रोटीन के अलावा अन्य प्रोटीन भी काम में आती हैं और जो प्रोटीन काम में आती हैं उन प्रोटीन को हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती हैं इस कारण से इन्हें नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि डीएनए होता है वो किस प्रकार से कोशिका के केंद्रक में उपस्थित रहता है, किस प्रकार से वो व्यवस्थित होता है। दोस्तों यदि हम इस क्रोमेटिन को देखें तो ये क्रोमेटिन होता है ये दो प्रकार का होता है। इसको दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, एक होता है यूक्रोमेटिन और एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में क्या अंतर है? दोस्तों जो यूक्रोमेटिन होता है ये केंद्रक में ढीले ढाले रूप में पाए जाते हैं, अर्थात इनकी जो पैकेजिंग होती है वो सुव्यवस्थित नहीं होती है, अर्थात एकदम ढीले ढाले पड़े रहते हैं। और इसके अलावा जब इनको हम अभिरंजित करते हैं तो अभिरंजन के द्वारा ये हल्के अभिरंजित होते हैं। तो ये होता है यूक्रोमेटिन। यदि हम हेटेरोक्रोमेटिन के बारे में देखें तो जो हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं वो सुव्यवस्थित रूप से कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं और इसके अलावा यदि इनको अभिरंजित किया जाए तो अभिरंजित करने पर ये गहरे रंग से अभिरंजित होते हैं। तो इस प्रकार से जो क्रोमेटिन होता है वो दो रूपों में पाया
जाता है। दोस्तों इसके अंतर्गत हमने देखा है कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है और उस न्यूक्लियोसोम से फिर क्रोमेटिन तंतु का निर्माण कैसे होता है, और यही क्रोमेटिन तंतु हैं वो बाद में गुणसूत्र के रूप में बदले जाते हैं। ये गुणसूत्र होते हैं, ये हमें कोशिका की सामान्य अवस्थाओं में नहीं दिखाई देते हैं। जब कोशिका विभाजन की अवस्था में आती है और विभाजन में भी मध्य अवस्था होती है अर्थात मेटाफेज होती है, इसके अंतर्गत ये गुणसूत्र हमें मोटे रूप में व्यवस्थित रूप से दिखाई देते हैं। तो यदि गुणसूत्रों का अध्ययन करना होता है तो हम कोशिका की मध्य अवस्था के अंतर्गत गुणसूत्रों का अध्ययन है वो आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो था डीएनए की पैकेजिंग के बारे में। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद।